136 इक्विवेलेंस का क्वेश्चन है। तो एन फैक्टर चाहिए। डाइल्यूट बेसिक मीडियम में KMnO4 का एन फैक्टर कितना होता है? 3। MnO2 बनाता है KMnO4, तो KMnO4 के लिए एन फैक्टर 3। दूसरा कौन है? फेरिक ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट आयन क्या बनाएंगे? ऑक्सीडाइज होकर CO2 +3 से +4। तो एक कार्बन में कितने का चेंज है? 1। दो कार्बन में कितने का चेंज हो गया? 2 का हुआ। लेकिन ओवरऑल कंपाउंड में तो 3 ऑक्सीडेट हैं, मतलब 6 कार्बन। तो Fe2C2O4 होल थ्राइस में 6 कार्बन है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 6। एक कार्बन 1 का, तो 6 में 6 का, इसका 3 बराबर कर दो इक्विवेलेंस। मोल्स पूछे हैं, एन फैक्टर 6, मोल्स 1, एन फैक्टर 3, हो गया 1/2। मोल फ्रैक्शन दिया है 0.5, परसेंटेज बाय मास निकालना है। तो मिथेनॉल कितना हो गया? 0.5 मोल्स। तो बाकी वाटर कितना हो गया? 0.5 मोल्स। आसान क्वेश्चन है। परसेंटेज बाय मास, ऊपर मास ऑफ मिथेनॉल 0.5 इंटू 32 अपॉन 0.5 इंटू 32 प्लस टोटल मास रखोगे ना नीचे, 0.5 इंटू 18 इंटू 100, 16 अपॉन 16 प्लस 9, 25 इंटू 100। सॉल्व कर लोगे, 64% आ रहा है। 138 डज नॉट शो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, मतलब रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। रिएक्ट करनी चाहिए? करनी चाहिए। नहीं करेंगी रिएक्ट तो डाल्टन्स लॉ फॉलो हो जाएगा। नॉन रिएक्टिंग के लिए होता है ना डाल्टन्स लॉ। तो रिएक्ट कर गए अगर तो नहीं होगा फॉलो, तुम्हें अच्छे से पता है। थर्ड, NO और O2 बहुत जल्दी NO2 बनाते हैं। NH3 और HCl NH4Cl बनाता है। SO2 और Cl2 SO2Cl2 बनाते हैं। तो कुछ कॉमन मिक्सचर्स हैं जो इजीली क्या करते हैं? रिएक्ट। तो इनके लिए डाल्टन्स लॉ फॉलो नहीं होता है। 139 CO2 को डिसॉल्व किया, रिएक्शन लिखी हुई है। क्या लिखी है? CO2 प्लस 2H2O H3O प्लस HCO3 माइनस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, pH दिया है, मतलब H प्लस कंसंट्रेशन 10⁻6। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 3.8 इंटू 10⁻7 H3O प्लस 10⁻6 इंटू HCO3 माइनस अपॉन CO2। तो ज़्यादा ही आसान है, डायरेक्ट आ गया रेशियो, ये नीचे आ गया। तो 3.8 इंटू 10⁻1, सिंपल क्वेश्चन। स्पॉन्टेनियस के लिए क्या कहते हो? एट ऑल टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस, मतलब दोनों फैक्टर फेवरेबल, तभी तो एट ऑल टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब डेल्टा H नेगेटिव और डेल्टा S पॉजिटिव। अगर कहता हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा H पॉजिटिव और डेल्टा S पॉजिटिव। लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा H नेगेटिव डेल्टा S नेगेटिव। किसी भी टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस नहीं, डेल्टा H पॉजिटिव डेल्टा S नेगेटिव। 141 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। आइसोटोनिक का मतलब I1C1 इक्वल टू I2C2 NaCl। I कितना लोगे? 2 नहीं ना, I तो ही निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो मानना नहीं है ना। IC NaCl कितना? 0.01। I2 यूरिया का 1 0.015। तो I कितना आ रहा है? 1.5। तो I इक्वल टू 1 प्लस m-1 अल्फा लगेगा। और m NaCl के लिए कितना आएगा? 2। NaCl के लिए m की वैल्यू 2 है, 2 पार्टिकल मिल रहे हैं NaCl से, m2 रख दोगे तो 1 प्लस अल्फा हो गया। अल्फा 0.5, 50%। 42 मोस्ट इफेक्टिव इन द कोगुलेशन ऑफ गोल्ड सॉल्ट। गोल्ड सॉल्ट मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट का चार्ज क्या मानते हो? नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइट की इफेक्टिवनेस देखना है, कोगुलेटिंग पावर देखना है, तो तुम्हें पहले देखना पड़ेगा ना कौन सा आयन देखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो गोल्ड सॉल्ट नेगेटिव हुआ, तो उसके लिए कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? पॉजिटिव आयन। मतलब केटाइन देखना है, तो जिस केटाइन पे चार्ज ज्यादा होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर भी ज्यादा होगी। तो 3 जगह तो Na प्लस और K प्लस है 1 प्लस वाले, तो Mg2 प्लस वाला आंसर होगा 4th। Mg2 प्लस वाला होगा।
अब अगर बाकी 3 में कंपेयर करने होते तो तुम पर मोल आयंस देख सकते थे कि सबसे ज्यादा आयंस किसमें है, K4 एफिशिएंसी 6, तो फिर K4 एफिशिएंसी की कोलेटिंग पावर ज्यादा, फिर Na3PO4, फिर NaNO3। लेकिन पहले तो हमेशा क्या देखते हैं, चार्ज। नंबर सेकेंड नंबर पे देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर पूछा है, रिड्यूसिंग पावर फर्स्ट, करेक्ट है? नहीं, डाउनवर्ड द ग्रुप हम कहते हैं मेटल हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी कम हो रही है मतलब ब्रेक होना आसान हो रहा है, मतलब रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, तो गलत दिया हुआ है ऑर्डर। सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लोराइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स लिखवाया था, फ्लोराइड्स और हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउनवर्ड द ग्रुप बढ़ती है, सेकंड भी गलत है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, इन चारों की थर्मल स्टेबिलिटी डाउनवर्ड द ग्रुप बढ़ती है, ये भी गलत है। फोर्थ सही है, रटने वाला ऑर्डर है फोर्थ, लेकिन तुमको रटवाने वाला पूछा कहा मैंने, बाकी 3 तुम चेक कर लेते तो फोर्थ अपने आप सही हो जाता, बाकी 3 तो पता होने चाहिए थे। फोर्थ में रटना था ना कि LI की NaI से कम सॉलिडिटी की वजह बताई थी ना, कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से। 144 नेस्लर एजेंट के साथ कौन, अमोनिया, अमोनियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड इन फायरवर्क्स, ग्रीन कलर्ड पाउडर क्या बनता है, अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट करते हैं तो डिकम्पोज होकर बनाता है ना N2 वाटर वेपर्स और Cr2O3, तो ग्रीन कलर्ड पाउडर क्या है, Cr2O3। 146 टोटल नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स, मतलब कौन कौन पैरामैग्नेटिक है चेक करो, NiCO4, तो Ni 0 मतलब 3d8 4s2, तो उसको क्या कहते हो, 3d10, इस वाले इलेक्ट्रॉन डी में माने जाते हैं तुरंत कॉम्प्लेक्सेस में, 3d10 मतलब डायमैग्नेटिक। NiCl4 2 माइनस, Ni2 प्लस, Ni2 प्लस मतलब 3d8, और लो स्पिन केस है कि हाई स्पिन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में D8 में चेक करना होता है लो स्पिन हाई स्पिन, तो हाई स्पिन है क्लोरीन की प्रेजेंस में, हाई स्पिन है मतलब D8 में 2 अनपेयर्ड होंगे, तो एक तो हो गया पैरामैग्नेटिक। कोबाल्ट चार्ज कितना है, +3, तो क्या आएगा +3, 3d6, तो कौन सा केस है ये भी, कौन सा केस माना जाएगा ये, NH3 होल साइज H2O Cl2 अगर ले रहे हो तो कोबाल्ट 3+ है, तो हम क्या मानेंगे इसको, हाई स्पिन, हाई स्पिन मानोगे, इसका मतलब कोबाल्ट पे अगर +3 है और हाई स्पिन लोगे तो क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हुआ, तो +3 हाई स्पिन क्यों, क्या मैंने क्या कहा था, अमोनिया की प्रेजेंस में मैंने कहा था कोबाल्ट अगर है तो वो लो स्पिन का काम करता है, लेकिन अमोनिया मैंने कहा है मिनिमम 4 तो होने ही चाहिए, 4 से कम अमोनिया है तो हम उसको लो स्पिन का केस नहीं मानते हैं, तो हाई स्पिन मानना पड़ेगा, मतलब पैरामैग्नेटिक होगा D6, 2 हो गए। थर्ड तो पैरा ही, ये नेक्स्ट वाला जो भी है COF6 3 माइनस, फिर से कोबाल्ट 3+ है, फ्लोरीन की प्रेजेंस में तो हर हालत में क्या होगा, हाई स्पिन, हाई स्पिन होगा मतलब ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। 3 हो गए। Na2O2, O2 2 माइनस, O2 2 माइनस तो डायमैग्नेटिक हुआ, परऑक्साइड, और CSO2 सीजियम सुपर ऑक्साइड है, वो O2 पे -1 है, ये तो क्या हो गया, पैरा, 4 हो गए पैरामैग्नेटिक। NiCl4 2 माइनस, कोबाल्ट NH3 वाला कॉम्प्लेक्स, COF6 3 माइनस वाला, और CSO2। 47 ई सेल दिया हुआ है, पूछा है, ई सेल नहीं दिया है, पूछा क्या है, X लगा लो, लेफ्ट साइड से रिएक्शन क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन, H2 gives 2H+, राइट साइड से रिडक्शन, M4+ + 2 इलेक्ट्रॉन gives M2+, तो नेट रिएक्शन हो गई H2+ M4+ gives 2H+ + M2+, E कितना है 0.092 इक्वल टू E0 0.151, यही आ जाएगा ना E0। 0.151 क्यों, कहा समझ में आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल 0 है, तो जब कैथोड माइनस कैनोड करोगे E0 निकालने के लिए तो E0 कैथोड ही आएगा 0.51, E0 एनोड तो 0 ही, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, 0.151 हो गया E0 -0.059 अपॉन N, 2 होगा ना N, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, लॉग ऊपर कौन आएगा M2+, नीचे कौन आएगा M4+, ये तो 1 दिए ना सब, तो ये इधर जाएगा, तो -0.059 आ रहा है ना, ये -0.059/2 लॉग M2+ अपॉन M4+, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, 2 आ गया इधर,
तो m2 प्लस अपॉन m4 प्लस, एंटीलॉग लोगे 2 का तो 10 की पावर 2 आएगा। अब देख लो ये पूछा है उल्टा पूछा है, यही पूछा है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2, m2 प्लस अपॉन m4 प्लस इक्वल टू 10 की पावर 2 आ रहा है, 10 की पावर x है तो x की वैल्यू 2 हो गई। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पायराइट, कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट डज नॉट इन्वॉल्व कंसंट्रेशन बाई फ्लोट फ्लोटेशन, सही है, सल्फाइड हो रहे हैं। रिमूवल ऑफ आयरन एज स्लैग, बनता है ना फेरस सिलिकेट इसमें स्लैग। सेल्फ रिडक्शन स्टेप यूज होता है, ये भी पता है तुम्हें, तो फिर आंसर फोर्थ ही हुआ। कार्बन रिडक्शन तो नहीं यूज होता इसमें कुछ, तो फोर्थ गलत है। 149 एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड कंपेयर करनी है, तो चाहे एवरेज को चाहे आरएमएस को, प्रोपोर्शनल तो सब किसके होते हैं, रूट टी बाई एम के। तो चारों ऑप्शन में क्या कंपेयर करना है तुम्हें, टी बाई एम। मोल का कोई काम ही नहीं है, मोलर मास लगाना है, मोल के चक्कर में पड़ने होती है, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो चारों ऑप्शन के लिए कंपेयर कर लो टी बाई एम, जिसके लिए टी बाई एम मैक्सिमम, उसके लिए स्पीड एवरेज जो भी कह रहा है वो मैक्सिमम। कर लेना चेक अपने आप। 50 लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, क्या कहा था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस आई एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट, यही करवाया था, यही बताया था फॉर्मूला। पी नॉट कितना है, पी नॉट लोअरिंग दिया ना डायरेक्ट, कितना ऑफ वाटर टू लोअर इट्स वेपर प्रेशर बाई 10, तो पी नॉट माइनस पी एस कितना दिया है 10, और नीचे क्या रखना है पी एस, और वाटर का कितना है 50, तो पी एस कितना 40, 50 माइनस 40 तभी तो 10 है। आई कितना 3 मानोगे अपनी तरफ से, 100% डिसोसिएशन मानोगे, तो आई 3 हो गया। K2SO4 का एन सॉल्यूट पूछा है, एन सॉल्वेंट 12, तो x इक्वल टू 1 आ गया, समझ में आ गया। 151 ग्राफ दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ। फर्स्ट स्टेट, तो फर्स्ट में 2 स्टेप हो रहे हैं, पहले ऊपर गया तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर नीचे आया 1 पर, तो बीच में क्या बना इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से फिर आगे क्या बना प्रोडक्ट, तो 1 क्या है इंटरमीडिएट, 2 क्या है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। पीक पर हमेशा कहते हैं ना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, और बीच में जो बनता है वो क्या है हमारे लिए इंटरमीडिएट। प्रोडक्ट्स तो फाइनली नीचे बनेंगे जाके, तो बीच में जो बन रहा है वो इंटरमीडिएट। 52.1% डिसोसिएशन हो रहा है एट 1 atm, इफ प्रेशर इज 4 atm, परसेंटेज डिसोसिएशन। तो याद आ रहा है ए गिव्स टू बी के लिए केपी क्या बताया था, अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये था। केपी दोनों केसेस में क्या रहेगा सेम, तो ये सेम कर दूं, तो अल्फा स्क्वायर पहले केस में क्या 1%, मतलब ये नेग्लेक्ट कर दो, 5% से कम अल्फा हो तो नीचे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को क्या कर सकते हो नेग्लेक्ट, तो अल्फा स्क्वायर पी मतलब अल्फा 1 स्क्वायर पी 1 इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर पी 2, यही तो कांस्टेंट होने पर ये बराबर करोगे। अल्फा 1 0.1% डिसोसिएशन, 0.1 का स्क्वायर 0.1% है, तो 0.1% मतलब 10⁻³ 10⁻³ का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁶। P1 1 atm, अल्फा 2 स्क्वायर P2 कितना है 4 atm, तो अल्फा 2 कितना आएगा 1/2 इंटू 10⁻³ परसेंटेज निकालना है तो इंटू क्या कर दो 100, 0.1/2 मतलब 0.05%, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करोगे। 53 एक्सोथर्मिक बाई 220 मतलब Q कितना दिया है -220, Q कितना दिया है -220, वर्क एंड डज इतना वर्क कर रहा है तो -10 किलो जूल, दोनों किलो जूल है, डेल्टा यू आ गया Q प्लस डब्ल्यू, तो सिंपल क्वेश्चन है, बस साइन का ध्यान रखना है। pKa फॉर ए मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड इज 5, pH निकालना है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब RCOONA, RCOO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम सॉल्ट यही हुआ ना, तो ध्यान रखने वाला क्वेश्चन था। 0.005 मोलर किसकी कंसंट्रेशन है सॉल्ट की, चाहिए किसकी होती है A माइनस, तो A माइनस 0.005 इंटू 2, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, करे हुए ऐसे क्वेश्चन क्लास में।
कैल्शियम सॉल्ट है, होल ट्वाइस आ जाएगा तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी ए माइनस की। तो जो pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pK प्लस लॉग C वैल्यू 0.01 है। C होता है ए माइनस की कंसंट्रेशन या B प्लस की कंसंट्रेशन। सॉल्ट में या तो ए माइनस की कंसंट्रेशन ली जाती है या B प्लस की। आगे सॉल्व कर लोगे। 7 प्लस हाफ pK कितना है 5, लॉग C कितना हो गया -2, 10 to the -2 है ना ये। 3/2 1.5 8.5 हो गया आंसर। 55 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ Cu, मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z E/96500। E निकालना होगा ना इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो n फैक्टर कितना है यहाँ 2 है, तो 63.5/2 क्या हो गया E/96500, तो आंसर हो गया 3। E/96500 याद आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। 56 प्रोटेक्टिव सॉल्ट्स क्या होते हैं लायोफिलिक। लायोफोबिक की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं ना, तो खुद ये लायोफिलिक होंगे तभी तो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। 57 पर यूनिट सेल रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, AIFCC सब में क्या होगा 4 ही होता है इन सबका। पर यूनिट सेल फार्मूला यूनिट सब में कितनी है 4, सब एवरेज पड़ी हुई है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली अटैच टू वन वाटर मॉलिक्यूल 4। एक वाटर मॉलिक्यूल से डायरेक्टली कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं 4 जुड़े होते हैं ना इन क्रिस्टल ऑफ आइस। तो आइस के क्रिस्टल में एक मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं 4, तो 4 जुड़े होंगे। विच इज ए लुईस एसिड सारी है सब में ना, वैकेंट ऑर्बिटल ऑन सेंट्रल एटम सब है लुईस एसिड। कैन एग्जिस्ट एज डाइमर पढ़ा हुआ है, AlCl3 डाइमर, BeCl2b डाइमर, इवन BeCl2 तो पॉलीमर भी बना लेता है। BH3B2S6 बनाता है डाइमर, तो ऑल हो गया। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूछा है तो टाइप ऑफ बॉन्ड आयनिक। अगर नहीं लिखा होता अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, डायरेक्ट लिखा होता है इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, तो हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। अकॉर्डिंग टू CFT कह देगा तो बॉन्ड आयनिक। p-pi-d-pi बॉन्डिंग किसमें नहीं है स्ट्रक्चर बनाओगे पता लग जाएगा। तो पहला ही हो गया, तो ज्यादा ही सिंपल था। OCl2 में डबल बॉन्ड ही नहीं है, चेक करके क्या करोगे। जब डबल बॉन्ड ही नहीं है तो p-pi-d-pi कहां से आएगा, पाई ही नहीं है। पहला ही हो गया आंसर। ClO2 बनाते तो आता ना डबल बॉन्ड 2, हाइब्रिडाइजेशन आता है इसमें क्या sp2, तो एक p बचा है तो एक p-pi होगा, तो जो दूसरा है वो p-pi-d-pi होगा। ऐसे बाकियों में भी चेक करोगे, क्लास में कराए हुए एग्जाम्पल्स हैं। 63 करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड बाय गिवन कॉम्प्लेक्सेस। वेवलेंथ कितनी एब्जॉर्ब करते हैं डेल्टा, तो डेल्टा और वेवलेंथ, डेल्टा एनर्जी होता है तो डेल्टा और वेवलेंथ इनवर्सली होंगे, मतलब जिसका डेल्टा ज्यादा या कह लो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसके लिए वेवलेंथ कम। तो सब में आयरन +3 है, तो सिर्फ लिगेंड्स डिफरेंट है, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतना ज्यादा डेल्टा उतनी ही कम वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा डेल्टा किसका होगा साइनाइड के लिए, तो वेवलेंथ सबसे कम। फिर अमोनिया फ्लोराइड वीकेस्ट लिगेंड है तो उसका डेल्टा सबसे कम, मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा। सेकंड हो गया आंसर। 164 थ्योरेटिकली पॉसिबल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। 6 डिफरेंट लिगेंड दिख गए, पायरिडीन, अमोनिया, NO2, Cl, Bri। तो 6 डिफरेंट लिगेंड के केस में डायरेक्ट याद करवाया था कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं 15। लेड एज इम्प्योरिटी इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर इज रिमूव्ड बाई क्या पार्क्स प्रोसेस पढ़ाया था ना 2 स्टेप में, डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड था, तो लेड में से सिल्वर निकाल रहे थे हम, तो वो कह रहे हैं लेड एज इम्प्योरिटी अगर है, तो अगर सिल्वर के साथ जब भी लेड इम्प्योरिटी है तो हम कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर सकते हैं डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड का। तो डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड में हम क्या यूज करते हैं पार्क्स प्रोसेस, तो पार्क्स प्रोसेस यूज करते हैं हम। समझ आ गया, तो आंसर हो गया फर्स्ट। तब ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 166 कंपाउंड दिया है और IUPAC नेम पूछा है हमसे, और इसमें 2 हमें ग्रुप दिखाई दे रहे हैं लगे हुए। तो अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखें तो एमाइड की प्रायोरिटी एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से हम जो नंबरिंग करेंगे वो एमाइड से करेंगे। अच्छा, एल्डिहाइड में दोनों बातें होती हैं। अगर आप एल्डिहाइड को नंबर दोगे
तो उसको ऑक्सो कहोगे, और अगर नंबर नहीं दोगे कार्बन को तो उसको फॉर्माइल या एल्डो कहोगे। तो क्योंकि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है फॉर्माइल या एल्डो टाइप का, तो मतलब हमने इसको भी नंबरिंग देकर और ऑक्सो टर्म यूज किया है, क्योंकि एल्डिहाइड में ऑक्सो भी आप यूज कर सकते हो नंबरिंग देने के बाद, और बिना नंबरिंग के यूज करोगे तो फॉर्माइल या एल्डो आ जाएगा। तो उस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन ही सही है कि 2 मिथाइल 6 ऑक्सो हेक्स 3 इनामाइड, क्योंकि ये एक मिथाइल हो गया, ये हो गया 6 पर ऑक्सो, तो कार्बन को तो हमने नंबरिंग दे रखी है, तो उस हिसाब से फर्स्ट आंसर सही है। 167 कह रहा है इनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी हो और एनांशियोमेरिज्म भी हो, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल डबल बॉन्ड पर है और ऑप्टिकल कायरल कार्बन पर है, तो फिर तो सिर्फ सेकेंड ऑप्शन है, क्योंकि आप एक बात देखो, फर्स्ट में सिर्फ ज्योमेट्रिकल है, कायरल कार्बन नहीं है, सेकेंड में कायरल कार्बन भी है जिस पर मिथाइल लगा है, और डबल बॉन्ड पर ज्योमेट्रिकल भी है, यही आंसर है। थर्ड देखो तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल है, फोर्थ देखो तो सिर्फ ऑप्टिकल है, लेकिन उसने दोनों पूछा है, तो सेकेंड आंसर है। 168 में कह रहा कौन सा पिरामिडल शेप का होता है, तो कार्बेनाइन होता पिरामिडल, क्योंकि sp3 होता है भाई, कार्बोकैटायन sp2 है प्लेनर, कार्बिन भी सिंगलेट है तो sp2 है प्लेनर, कार्बेनाइन sp3 होता है तो पिरामिडल शेप का होता है, आइसोस्ट्रक्चरल विद अमोनिया। और फोर्थ में भी कार्बेनाइन है लेकिन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये तो प्लेनर होगा, सेम प्लेन पर होगा, और वैसे भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन लीनियर होते हैं, तो सिर्फ थर्ड आंसर सही है। 169 में कह रहा कौन सा रेडिकल मोस्ट स्टेबल है, तो रेडिकल में पहले तो रेजोनेंस होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो रेजोनेंस आप देखो बच्चे थर्ड में और फोर्थ में दोनों में है, फर्स्ट सेकंड में तो रेजोनेंस ही नहीं है क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है, थर्ड और फोर्थ में से जो थर्ड है, थर्ड में आप देखो रेजोनेंस के अलावा 2 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के, और फोर्थ में रेजोनेंस तो है लेकिन फोर्थ रेडिकल पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो स्टेबिलिटी के हिसाब से थर्ड हुआ मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसमें रेजोनेंस 2 अल्फा है। थर्ड के बाद हम फोर्थ को रखेंगे, अगर ऑर्डर पूछा जाए 4 के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन के नंबर का डिफरेंस है, तो हमसे तो आंसर पूछा था तो थर्ड है। 170 में कह रहा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, तो प्राइमरी एमीन के तो टेस्ट वैसे होते, कार्बिल एमीन है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट है, ये सब, लेकिन हिंसवर्ग टेस्ट जो होता है जिसमें आप लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हिंसवर्ग रिएजेंट कहते हैं, तो जब प्राइमरी होता है तो वो रिएक्ट करके एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है, और एन पर एसिडिक एच है, तो वैसे तो ये इनसॉल्युबल होता है, लेकिन NaOH KOH मिलाने से डिजॉल्व हो जाता है। अगर सेकेंडरी एमीन होगी इसमें, तो सेकेंडरी एमीन में जो डाई अल्काइल सल्फोनामाइड बनेगा उसमें N पर H नहीं है, तो इनसॉल्युबल ही था, और NaOH के बाद भी इनसॉल्युबल ही रहेगा, और टर्सरी एमीन रिएक्ट ही नहीं करती। तो हिंसवर्ग एक ऐसा मेथड है जो टेस्ट का भी मेथड है और प्राइमरी सेकेंडरी एमीन को सेपरेट करने का भी मेथड है, क्योंकि बाकी मेथड टेस्ट है या सिर्फ सेपरेशन है, लेकिन हिंसवर्ग दोनों काम कर सकता है, तो इसलिए आंसर फर्स्ट सही है। लुकास अल्कोहल का टेस्ट होता है, बाईयूरेट टेस्ट जो है, बाईयूरेट टेस्ट जैसे यूरिया को हीट करते हैं तो बाईयूरेट बनता है, तो प्रोटीन वगैरह का टेस्ट होता है। कार्बिल एमीन सिर्फ प्राइमरी एमीन का टेस्ट होता है, तो फिर फर्स्ट ही होगा आंसर। 171 में कह रहा है कि एमीन गैसियस फेज में है तो उनकी रिएक्टिविटी बताओ, तो गैसियस या वेपर फेज का एक ही रूल होता है, मोर नेगेटिव चार्ज मोर बेसिक, तो फिर टर्सरी पर होगा सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, तो फर्स्ट है। अगर एक्वस मीडियम पूछता है
तो फिर एमीन में जो मिथाइल एमीन होती हैं उसका आंसर होता है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी अमोनिया। तब हम फोर्थ ऑप्शन देखते। लेकिन गैसियस फेज में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में या एप्रोटिक सॉल्वेंट में सीधा रूल है मोर नेगेटिव मोर बेसिक, मतलब फर्स्ट आंसर। 172 में कह रहा है विटामिन B2 क्या है, तो आपने बायो में भी पढ़ा है, राइबोफ्लेविन है, थर्ड आंसर। 173 कह रहा है इनमें से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो मेन रिएक्शन होती है वो होती है एल्डिहाइड और कीटोन की। वैसे तो साइनाइड आइसोसाइनाइड में भी होता है। तो एल्डिहाइड कीटोन में जो भी एडिशन होता न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो फिर फोर्थ सही है। अगर हम फर्स्ट को देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, सेकंड को देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, थर्ड को देखें बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और फोर्थ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो यही आंसर है। 174 में कह रहा कौन सा कंपाउंड है जो फुडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। फुडेल क्राफ्ट रिएक्शन में एक तो मेटा डायरेक्टिंग नहीं होना चाहिए कोई, पहली बात तो मेटा डायरेक्टिंग नहीं होना चाहिए, जैसे नाइट्रोबेंजीन ये सब फुडेल क्राफ्ट नहीं देती, कोई मेटा डायरेक्टिंग फुडेल क्राफ्ट नहीं देता। ऑर्थो पैरा में से भी कुछ लोग नहीं देते हैं फुडेल क्राफ्ट रिएक्शन, और ये लोग होते हैं जिनमें जो ग्रुप है उस पर एसिडिक एच हो। तो इस टाइप के ये कंपाउंड बच्चों हैं सब ऑर्थो पैरा ही, लेकिन इनमें क्योंकि एसिडिक एच है इसलिए ये लोग फुडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि जो भी आएगा एसाइलेशन मान लो किया हमने, जो भी आएगा वो ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन पर चला जाएगा, और फुडेल क्राफ्ट में ऑर्थो पैरा पर जाना चाहिए। तो फुडेल क्राफ्ट देता कौन कौन है, बेंजीन, एल्काइल बेंजीन, हेलो बेंजीन, या बेंजीन पर NR2 लगा हो, ये लोग फुडेल क्राफ्ट देंगे, क्योंकि ये सब ऑर्थो पैरा है और एसिडिक एच नहीं है इनमें। तो 174 में फोर्थ हो गया आंसर, क्योंकि एनिलीन है तो ऑर्थो पैरा, लेकिन इसमें N पर H है, इसलिए जो भी फुडेल क्राफ्ट का ग्रुप आएगा वो N पर जाने लगेगा, तो फोर्थ आंसर है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई मेटा डायरेक्टिंग तो है ही नहीं। 175 में कह रहा है कि हमने जो डाई है, जो सॉल्ट है, उसका ब्रोमोबेंजीन बनाया। अब डाई है जो सॉल्ट का ब्रोमोबेंजीन बनाया हमने कॉपर और HBr से, तो कॉपर HBr होता है गैटरमैन और CuBr HBr होता है सेंडमेयर। ऐसे याद रखो, सेंडमेयर में सॉल्ट यूज करते हैं, सेंडमेयर भी एस से शुरू, सॉल्ट भी एस से शुरू, तो उसमें कॉपर का सॉल्ट यूज होगा, तो कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये गैटरमैन रिएक्शन है। गैटरमैन कोच तो वो होती है जो बेंजीन में COHCl से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। 176 में कह रहा अल्फा डी बीटा डी क्या है, तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज आपस में एनोमर्स होते हैं, क्योंकि इनमें एनोमेरिक कार्बन का OH जब राइट में होता तो अल्फा, लेफ्ट में होता है तो बीटा, तो एनोमर्स है। 177 कह रहा हाइपर एसिडिटी की कौन सी, जो लिखा है ड्रग शोइंग पोटेंशियल कंट्रोल ओवर हाइपर एसिडिटी, ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, रेनिटिडाइन होती है। 178 में कह रहा है कि आपने हाइपोक्लोरस एसिड मिलाया है। अब हाइपोक्लोरस एसिड मिलाया तो पाई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगी, Cl+ होगी, क्लोरोनियम आयन होगी, अटैकिंग स्पेसीज। ये सबसे पहले एल्कीन पर बनाती है पाई कॉम्प्लेक्स, और इसके बाद OH- अटैकिंग स्पेसीज होती है, तो फिर बन जाता है OHCl जो प्रोडक्ट दिया है। तो पाई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म में जो अटैकिंग स्पेसीज होगी वो होगी क्लोरोनियम आयन, मतलब Cl+, क्योंकि मैकेनिज्म यहां से शुरू होती है, एल्कीन Cl+, और HCl होता तो H+ होता अटैकिंग स्पेसीज। 179 में कह रहा है कि इस एल्कीन का हम NBS से एलाइलिक ब्रोमिनेशन करें, फिर इसकी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करें।
जैसे एक्वस KOH होता वैसी एक्वस K3, मतलब हाइड्रोलिसिस करनी है। तो ये जो एल्कीन दी है हमें, उसमें रेडिकल इन दो जगह बन सकता है रेजोनेंस का, क्योंकि एलाइल रेडिकल बनाना है। अब इस रेडिकल पर रेजोनेंस 1 अल्फा है, इस रेडिकल पर रेजोनेंस 2 अल्फा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो यहीं पर Br लगा दो, और अब हाइड्रोलिसिस कर दो K2CO3H2O मतलब KOH से, तो Br की जगह OH आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट सही है, बस उल्टा बना दिया है उसने। सही फर्स्ट है, यही है फर्स्ट जो ऑप्शन है। आप ध्यान से देख लेना इसको। 180 में कह रहा है कि ये कुछ कंपाउंड दिए हैं आपको, इनमें से टॉटोमर किसमें बनेगा किसमें नहीं बनेगा, ऐसा बताना है। तो जैसे कंपाउंड ये दिया है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। कह रहा है इनमें से टॉटोमर किसमें बनेगा। देखो बाईसाइक्लो का जो कॉमन कार्बन होता है वो होता है वो होता है ब्रिज हेड कार्बन। अगर किसी कीटोन के अल्फा कार्बन ब्रिज हेड कार्बन है तो टॉटोमर बन ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन को हम लोग sp2 नहीं कर सकते। वो पिरामिडल कार्बन होता है तो वो sp3 रहेगा। तो इसके तो दोनों अल्फा ब्रिज हेड है, टॉटोमर बनेगा नहीं, भले ही उधर H हो। इसका एक अल्फा तो ब्रिज हेड है और दूसरा अल्फा है, उस पर H ही नहीं है, तो टॉटोमर बनेगा कैसे। एक अल्फा पर तो H होना चाहिए, और वो भी वो ब्रिज हेड ना हो। इसमें एक अल्फा तो ब्रिज हेड है लेकिन दूसरे अल्फा पर तो H है, तो इसका टॉटोमर बन जाएगा इस तरीके का। तो फिर सिर्फ तीसरे में बनेगा, मतलब सेकंड आंसर सही है। कह रहा 6C ओनली, यही इनके आंसर है।